हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हमने अपने चैनल पर यूजीसी नेट ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर जो क्लासें शुरू की गई हैं हमारे द्वारा, तो उसमें जो यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो प्रथम यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृतिक विज्ञान, तो उसके अंतर्गत आज दूसरी क्लास होगी। तो सिलेबस में जो पहला जो टॉपिक दिया गया है जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, तो उसमें है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर है। ठीक है, तो वैगनर का महाद्वीपीय प्रतिस्थापन सिद्धांत, या जिसको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इसको आज हम जानेंगे। और ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे कई बार जो क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेट के ही नहीं, जो अन्य असिस्टेंट टीचर के या स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर। तो वैगनर जो थे, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वैगनर, जो एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी एक जर्मन जलवायु विज्ञानी थे। तो अल्फ्रेड वैगनर, तो सबसे पहले इन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी, तो ये 1912 में दी थी। ठीक है, कब दी थी? 1912 में। इसको आप याद रखिए। उसके पश्चात थ्योरी तो 1912 में दे दी गई थी, लेकिन यह 1922 में प्रकाशित हुई थी। तो इस वजह से हुआ था कि 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो इनकी थ्योरी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके पश्चात 1922 में इनकी थ्योरी को प्रकाशित किया गया, जो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फिर प्रसिद्ध हो गई थी। अब इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, इसके जो कुछ प्रमुख उद्देश्य थे उनको हम देखते हैं। तो जो पहला उद्देश्य था इनका अपनी थ्योरी के पीछे, वह था जलवायु परिवर्तन को समझना और समझाना। तो जलवायु परिवर्तन को समझाने का मतलब, जो महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, विभिन्न जो महाद्वीप हैं उनमें जो भिन्न भिन्न जलवायु क्यों पाई जाती है, तो इस बात को इन्होंने समझाना था। और दूसरा जो उद्देश्य था इनका, वो था महाद्वीप और महासागर के जो बेसिन हैं वे अस्थाई हैं। अर्थात जो महाद्वीप और महासागर, जो हमारी जो स्थल मंडल है पृथ्वी की, इसके ऊपर जो विद्यमान हैं, तो ये अस्थाई हैं। अस्थाई का मतलब ये गतिमान अवस्था में हैं, चाहे इनकी गति अत्यंत धीमी है, लेकिन ये अभी भी प्रवाह की स्थिति में है। तो यह इनका दूसरा उद्देश्य था। और तृतीय उद्देश्य था कि जो महाद्वीपीय प्रवाह के कारण है, यह जलवायु परिवर्तन होता है। जो देखिए, पहला उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को समझाना, और उसी से रिलेटेड जो इनका तीसरा जो उद्देश्य था वह था कि जो महाद्वीप प्रवाह करते हैं, इसी कारण से जलवायु का परिवर्तन उनमें पाया जाता है। ये इनका तीसरा उद्देश्य था। उसके बाद इन्होंने कुछ यहाँ पर उनकी कुछ मान्यताएं थी, जो इन्होंने जब भी कोई थ्योरी दी जाती है तो उससे पहले कुछ मान्यताएं यहाँ पर मान ली जाती हैं। तो ये इनकी जो मान्यताएं थी, पृथ्वी 3 सीमाओं से मिलकर बनी है। तो सियाल, सीमा और नीफे, जैसे कि पृथ्वी की जो मोटे तौर पे जो संरचना है 3 परतों से मिलकर मानी जाती है। सियाल सबसे ऊपर की परत होती है, फिर सीमा बीच की, और नीफे सबसे जो केंद्र की जो अंतिम जो कोर होती है उसको नीफे कहते हैं। तो ये इनकी मान्यता थी। और इन्होंने कहा कि जो सियाल है सीमा के ऊपर तैरता है, अर्थात सियाल हल्का होता है और इसको क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह सीमा होता है जिसको हम मेंडल के नाम से जानते हैं। तो सियाल सीमा के ऊपर तैरता है, ये इन्होंने अपनी मान्यता अपनी थ्योरी से पहले मानी थी। अब उसके बाद इनको जो एजम्पशन थे उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है जो कार्बोनिफेरस काल में एक विशाल भूखंड था जिसके पेंजिया कहा जाता था। देखिए यहाँ पर, तो कार्बोनिफेरस जो काल प्रारंभ हुआ था, तो उस समय हमारी पृथ्वी पर समस्त जो एक विशाल भूखंड था, तो उसका नाम क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया था। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, तो ये पृथ्वी का शेप है लगभग, और इसमें जो बीच का जो स्थल दिख रहा है यह है पेंजिया, और इसके चारों ओर जो महासागर था उसका नाम था पैंथालसा महासागर। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है इस तरह से। तो ये पैंथालसा महासागर है और बीच में है पेंजिया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस काल के अंत में, जैसे कार्बोनिफेरस का जो काल था वह समाप्त होने लगा, तो जो पेंजिया महाद्वीप था, विशाल भूखंड था, यह टूटना स्टार्ट हो गया था तथा बीच में यह दो भागों में फट गया। तो उसके पश्चात क्या हुआ? उत्तर का जो भाग था वह लॉरेंसिया लैंड कहलाया, और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो यहाँ पर दो भाग में बढ़ गया था। कौन कौन से थे? उत्तरी भाग था लॉरेंसिया लैंड, और दक्षिण का जो भाग था वह था गोंडवाना लैंड। इसके पश्चात
तो यहाँ पर उसके पश्चात जो इन दोनों के बीच में दरार हुई तो उसमें जो पैंथालसा का जल प्रवाहित करने लगा, तो और यह क्या कहलाया, टेथिस महासागर कहलाया। तो लॉरेंशिया लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी भर गया था पैंथालसा का, तो वह क्या कहलाया, टेथिस महासागर कहलाया। उसके पश्चात यहाँ पर जो ये महाद्वीप थे ये किस वजह से ड्रिफ्ट हुए, ड्रिफ्ट अर्थात इनमें गति कैसे आई, तो इसके पीछे उन्होंने 2 बल बताए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वे 2 बल कौन कौन से थे, पहला था भूमध्य रेखा की ओर उत्प्लावन बल, जिसको फोर्स ऑफ ब्योंसी भी कहा जाता है, उत्प्लावन बल। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बल इन्होंने बताया वह था टाइडल फोर्स, जिसको ज्वारीय बल भी कहा जाता है। तो इसमें ज़्यादा महत्वता यहाँ पर टाइडल फोर्स को दी गई थी वेगनर के द्वारा। तो देखिए थोड़ा सा इन बलों के बारे में जान लेते हैं किस तरह से इन्होंने काम किया था। तो पहला जो इन्होंने बल बताया था वह था भूमध्य रेखा की ओर उत्प्लावन बल, ठीक है। तो यह भूमध्य रेखा की ओर यह काम करता था। तो इसमें हम देखते हैं कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूम रही थी। तो ठीक है, जो पृथ्वी की जो इनिशियल स्टेट थी, प्रारंभिक अवस्था, वह उसमें पृथ्वी काफ़ी तेज़ी से घूम रही थी आज के मुकाबले। तो जो जब भी कोई वस्तु घूमती है तो उसमें अपकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए जो पृथ्वी का अपकेंद्र बल था, अपकेंद्र बल जो बाहर की ओर काम करता है केंद्र से बाहर की ओर, वो अधिक हो गया था। अतः जो 2 भूखंड थे यह इक्वेटर की तरफ आने लगे। तो अपकेंद्र बल के कारण ये दोनों इक्वेटर की तरफ आने लगे और उत्प्लावन बल के कारण ये दोनों इक्वेटर की तरफ आ गए। तो देखिए यही जो उत्केंद्र बल था यही उत्प्लावन बल के रूप में यहाँ पर बदल गया और यह इक्वेटर की तरह इन दोनों को ले आया। तो इस तरह से उत्प्लावन बल की कार्यविधि थी। अब दूसरा जो बल था उन्होंने बताया था वह था टाइडल फोर्स, जिसको हम ज्वारीय बल भी कहते हैं। तो जो ज्वारीय बल था यह किसके कारण था, यह था चंद्रमा के कारण। तो जब पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उसमें माना गया था, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो चंद्रमा की गति थी वह पृथ्वी के मुकाबले कम थी, तो इसलिए चंद्रमा पीछे छूटता गया, पृथ्वी की गति ज़्यादा तेज थी। तो चंद्रमा ने जो अपना आकर्षण बल लगाया उसके कारण, जो ज्वारीय बल लगाया चंद्रमा के कारण, उसके कारण जो पृथ्वी के भूखंड थे वे पश्चिम की ओर खिसकने लगे, अर्थात वे पीछे की ओर पश्चिम की ओर ही मूव करने लग गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर महाद्वीपों का प्रवाह इन्होंने बताया 2 बलों के कारण। पहला बल कौन सा, उत्प्लावन बल, दूसरा ज्वारीय बल या टाइडल फोर्सेस को हम कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर यांत्रिकी देखते हैं किस तरह से इन्होंने बताया कि जो महाद्वीपों की संरचना बनी वे अलग किस तरह से हुए। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस थी यह इसको देखा जाए तो पहला जो था, दक्षिण का जो गोंडवाना लैंड था जुरासिक काल में टूट गया और उससे अटलांटिक महासागर खुला। तो जो गोंडवाना लैंड अलग हुआ था, ऊपर का भाग था लॉरेंशिया और नीचे का जो भाग था वह था गोंडवाना लैंड। तो ये जुरासिक काल में टूटना प्रारंभ हो गया था और इस प्रकार गोंडवाना लैंड के टूटने से अटलांटिक महासागर खुल गया। बी से टूटकर पश्चिम का भाग दक्षिण अमेरिका जबकि दूसरा भाग अफ्रीका हो गया। तो यही जो गोंडवाना लैंड था जब बी से टूटा तो जो भाग पश्चिम की ओर खिसक गया था उसका नाम था दक्षिण अमेरिका, और जो दूसरा भाग जो वहीं पर पूर्व की तरह स्थिर रहा हुआ था अफ्रीका। उसके पश्चात इन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर खुल गया जिसका आकार एस के आकार का है। अब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जो अटलांटिक महासागर है इसका आकार एस के रूप का है। तो यहाँ पर जो एस का शेप है इसको ही मिड अटलांटिक रिज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर के बीच में जो एक प्रकार की कटक है जिसको रिज कहा जाता है एस के शेप में है। तो यहाँ पर एक इसको जिग्सा फिट बोला जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिग्सा फिट, क्या बोला जाता है, जिग्सा फिट। तो जिग्सा फिट का संबंध किससे है, तो यह संबंधित है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। इस जिग्सा फिट का मतलब होता है कि यदि हम दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप को अगर वर्ल्ड के मैप में आपस में मिलाकर देखें तो ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर जिग्सा फिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जिग्सा फिट जो है यह किसके बीच में देखने को मिलता है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में यह पाया जाता है। उसके पश्चात इन्होंने कहा कि जो साउथ अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है तथा अंटार्कटिका ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अर्थात जो हमारा जो इंडिया है, भारत भी, यह भी गोंडवाना लैंड से ही अलग होकर बना है। तो कौन कौन से हैं, साउथ अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। उसके पश्चात लॉरेंशिया जो लैंड था, जो उत्तरी भाग था, उसमें से कौन कौन से जो स्थल भाग थे वे बने हुए थे, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया जो बाद में एशिया के रूप में विभक्त हुआ।
तो इससे लॉरेंशिया लैंड से ये जो स्थल भाग थे इनकी रचना हुई, किसकी, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की। उसके पश्चात यहाँ पर अब देखते हैं जो इनकी उपलब्धियाँ थी वे क्या थी। तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रवाह के कारण जो पहली उपलब्धि इनकी इस प्रकार थी, जो महाद्वीपीय प्रवाह था इसके कारण जो इन्होंने मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति थी इसको इन्होंने बताया। तो जो जितने भी मोड़दार पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति का, तो देखिए जब भी कोई सिद्धांत या थ्योरी दी जाती है तो उसके पश्चात जो उससे जो तर्क निकल कर आते हैं और जिनकी पुष्टि होती है तो वो उपलब्धियों के रूप में उनको जाना जाता है। तो पहली उपलब्धि क्या थी, महाद्वीपीय प्रवाह के कारण मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, तो ये इनकी पहली उपलब्धि थी। और इसके पश्चात तो इन्होंने कहा कि द्वीपचाप जो लंबे आकार में फैले हैं वे महाद्वीपों के ही छूटे हुए भाग हैं। द्वीपचाप जैसे हमको देखने को मिलते हैं ये एशिया महाद्वीप के पूरब में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया से ऊपर चाइना सागर तक जो एक विस्तृत द्वीपों की श्रृंखला है तो ये द्वीपचाप हैं। और इसी प्रकार कनाडा के उत्तर में भी एक द्वीपचापों की श्रृंखला है। तो इन्होंने बताया कि जो द्वीपचाप हैं ये महाद्वीप जब प्रवाह कर रहे थे तो उनके प्रवाह करते समय कुछ जो स्थल के जो भूभाग थे ये छूट गए थे, तो यही द्वीपचाप के रूप में हमको आज दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने द्वीपचापों की जो इनका निर्माण प्रक्रिया थी इनको बताया। हालांकि जो आधुनिक मान्यता है इसके अनुसार ये अब मान्य नहीं है कि जो प्रवाह है महाद्वीपों का उसके कारण द्वीपचापों की उत्पत्ति हुई है। तो आधुनिक मान्यता के अनुसार इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के कारण मानी जाती है। लेकिन उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने इसके बारे में बताई थी। उसके बाद है यहाँ पर इन्होंने साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो मिलकर बनाते हैं जिक्सॉ फिट के रूप में इसको देखा था। तो जैसा कि ऊपर बताया भी हमने जिक्सॉ फिट क्या होता है, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका को अगर मिला दिया जाए तो ये आपस में एक तरीके से फिट हो जाएंगे, ठीक है, फिक्स हो जाते हैं, तो इसको जिक्सॉ फिट बोला जाता है। उसके पश्चात इन्होंने बताया भारतीय प्रायद्वीप टूटकर उत्तर में गया जहाँ टैथीस से हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई थी। तो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का ये एक भाग था और यह टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर पूर्व की ओर, जहाँ पर जो टैथीस महासागर था उससे हिमालय पर्वत की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। उसके पश्चात इनका जो अगला यहाँ पर उपलब्धि था वह था ऑस्ट्रेलिया का भूखंड उत्तर पूर्व गया जिसके दबाव से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बना। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, जो विश्व की सबसे जो लंबी डिवाइडिंग रेंज है वह कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो इसको भी इन्होंने यहाँ पर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार समझाया। और अंत में इन्होंने कहा कि जो भूखंड होते हैं जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने वाले भागों में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो इस बात की इन्होंने पुष्टि करी कि जब कोई भी स्थल भूभाग या महाद्वीप होता है जब वो आगे की ओर गति करता है तो आगे के भाग पर वह उसमें दबाव पड़ता है, दबाव के कारण जो मलबा और निक्षेप होते हैं वे ऊपर उठ जाते हैं और इस प्रकार से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इसके एग्जाम्पल है रॉकी पर्वत और एंडीज जो पर्वत हैं साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में, इनकी उत्पत्ति इसी आधार पर इन्होंने बताई। अब अंत में देखते हैं जो इनके साक्ष्य हैं, एविडेंस, वो किस प्रकार से सिद्धांतों को यहाँ पर इसकी पुष्टि करते हैं। तो पहला जो एविडेंस साक्ष्य है वह है जिक्सा फिट का कॉन्सेप्ट। जिक्सा फिट जैसे कि अभी हमने जान लिया है साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में पाया जाता है। उसके बाद इन्होंने जो कैलिडोनियन व हर्सेनियन माउंटेन हैं, ये जो पर्वत हैं अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तट पर उपस्थित हैं। अब देखिए जो दोनों माउंटेन हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा समानता पाई जाती है। तो अर्थात ये माउंटेन प्राचीन काल में कभी न कभी एक ही जगह पर रहे होंगे, किंतु अभी कहाँ पर हैं, ये हैं अटलांटिक महासागर के, एक पूर्व में है तो दूसरा पश्चिम पर है, अर्थात ये टूटकर अलग हो गए होंगे। उसके पश्चात आज जो ग्रीनलैंड पश्चिम की तरफ खिसक रहा है 20 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से, वैगनर का भी यही कहना था। तो वैगनर ने काफ़ी पहले बता दिया था और आज भी यह बात सत्य है, जो ग्रीनलैंड है पश्चिम की तरफ खिसक रहा है किस दर से, 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। तो इस बात की यहाँ पर वैगनर ने पुष्टि की थी। उसके बाद लैमिंग नाम का जो जीव होता है स्कैंडिनेविया में बहुतायत में पाया जाता है और यह पश्चिम की ओर भागकर समुद्र में गिर जाता है। अतः प्राचीन काल में जब दोनों भूखंड एक होंगे तो इसके पूर्वज वहाँ रहते होंगे। अब देखिए लैमिंग नाम का जो जीव होता है यह स्कैंडिनेविया में पाया जाता है और यह आज भी पश्चिम की ओर यानी समुद्र है तो वहाँ तट की ओर यह भागता है। अर्थात यह कभी जो दोनों भूखंड होंगे पश्चिम की ओर ये दो और पूर्व की ओर ये दोनों कभी एक ही रहे होंगे। तो इस बात की पुष्टि होती है। जो ये दोनों भूखंड कौन कौन से होंगे, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। उसके पश्चात ग्लोस्टोप्टर्स नामक एक जो फ्लोरा वनस्पति होती है यह विलुप्त प्रजाति के फॉसिल होते हैं जो साउथ अमेरिका के ब्राज़ील, अफ्रीका और दक्षिण भाग में भारत के दक्कन पठार में मिलते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया में भी ये मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये सभी भूभाग प्राचीन काल में कभी एक ही रहे होंगे, क्योंकि इन सभी में एक ही प्रकार की वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि ये कभी न कभी एक साथ ही रहे होंगे। तो ये कुछ इनके यहाँ पर साक्ष्य थे। और इसके बाद इन्होंने एक साक्ष्य और बताया कि कार्बोनिफेरस काल में जब हिमानीकरण हुआ था, तो हिमयुग आया था, तो उस समय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से इक्वेटर की तरफ बढ़ा था। तो जो हिमयुग की अवस्था आई थी, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ये होना प्रारंभ हुआ था। अतः कार्बोनिफेरस काल में निक्षेप या अवशेष अपरदन जनित निक्षेप और सतहें साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत के दक्षिण पठार ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अर्थात ये सभी भाग कभी एक रहे होंगे। अब इस सिद्धांत के पक्ष में यहाँ पर आलोचनाएं देखते हैं। तो वैगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए बताए गए दोनों बल पर्याप्त नहीं हैं। अब देखिए, कोई भी सिद्धांत दिया जाता है तो उसमें आलोचना भी की जाती है। तो यहाँ पर वैगनर ने बताए थे जो दोनों बल, उत्प्लावन बल और दूसरा ज्वारीय बल, ये दोनों पर्याप्त नहीं है। ज्वारीय बल चंद्रमा का इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि ये महाद्वीपों को खिसका दे, और उत्प्लावन बल भी इसके लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। पहली आलोचना। दूसरी थी, कार्बोनिफेरस काल की शुरुआत में भी पैंजिया विखंडित हो सकता था, वैगनर ने उसे अंत में ही क्यों विखंडित करवाया? तो ये यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर जो वैगनर ने पहले ही बता दिया था कि उनका जो सिद्धांत है कार्बोनिफेरस काल के अंत से उन्होंने उसकी बात की थी, लेकिन अगर अंत से ही उन्होंने क्यों माना, प्रारंभ में भी वह टूट सकता था। तो तीसरी आलोचना थी, जो लंबे द्वीपचाप जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये किसके परिणाम है? ये महाद्वीपों के खिसकने के परिणाम है, ऐसा वैगनर ने कहा था। लेकिन अभी आधुनिक जो आज के समय में प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा इनकी यहाँ पर व्याख्या अच्छी तरह से कर दी गई है कि ये जो है ज्वालामुखी उद्वार के कारण बने हुए हैं। ये इंडोनेशिया और कनाडा के जो पूर्व में फैले हुए द्वीपचाप हैं। तो इस प्रकार इनकी आलोचना यहाँ पर की गई। तो ये थी वैगनर की थ्योरी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसको आप जरूर देखिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और उनके आंसर किस तरह से यहाँ पर हम बना पाते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वह इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? तो महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपों को खिसकने के बारे में कौन इसकी व्याख्या करता है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिग्साफिट, ट्रांसकरेंट भ्रंश, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म या मेंटल में संवहन। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जो जानकारी मिलती है वह जिग्साफिट से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, जिग्साफिट किसके बीच में पाया जाता है? यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच में यह पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। उसके पश्चात है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो जैसे कि भी हमने ऊपर इसमें व्याख्या की थी कि इन्होंने दो बल बताए थे। तो पहला बल तो इनका उत्प्लावन बल था, और दूसरा था ज्वारीय बल। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमको केवल ज्वारीय बल ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कौन सा बल इन्होंने बताया? ज्वारीय बल बताया था। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से बार बार, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।